यहाँ मूल रूप से जो समस्या है रोड का है, नाले का है, जल जमाव की समस्या है, बेसिक समस्या है। आप कहते हैं कि हर घर में नौकरी देंगे सरकारी, कुल मिलाकर के 20 से 25 लाख सरकारी नौकरी बिहार में उपलब्ध है और 3 करोड़ लगभग घर है। इज इट पॉसिबल कि 3 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे देंगे? जो पढ़े लिखे लोग समझते हैं कहाँ से पैसा लाएंगे? अगर नौकरी है तो पैसा कहाँ है? बीजेपी के लोग ये क्यों नहीं खुल के कह पा रहे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? किसने कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे? और जो विनाशकारी तत्व है उसको आने नहीं देंगे। जो अंधकार में था, बहुत मुश्किल से ये प्रकाश में आया है बिहार, उसको अब दोबारा कोई नहीं, उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन हॉट सीटों पे सबकी नजरें लगी हुई हैं, उसमें दानापुर सीट भी है। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सीट यादव बाहुल्य है और इस बार बीजेपी की ओर से मैदान में उतारे गए हैं पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, तो वही आरजेडी की ओर से रीतलाल यादव चुनावी मैदान में है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर रामकृपाल यादव जी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दानापुर सीट ऐसी भी सीट रही है जिसने कभी निर्दलीय उम्मीदवार को भी यहाँ से जिताकर भेजा है, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों की ओर से यादव प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। लेकिन खास बात यह है इनके साथ कि ये सांसद भी रह चुके हैं इलाके के, यानी कि ये हर इलाके से पहले से ही परिचित हैं। इलाकों की समस्या क्या है, तमाम चीजें क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चुनाव प्रचार कर रही हैं छठ के अगले ही दिन, आज सुबह ही अर्घ दिया गया और आप मैदान में हैं। इलाके में किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं अपने लिए, नाराजगी कितनी देख पा रहे हैं? पहले तो आपके माध्यम से पूरे बिहार के वासियों को, दानापुर के वासियों को छठ के इस अवसर पर शुभकामना और बधाई। सबकी मनोकामना छठे मैया पूरा करें। दूसरी बात यह है कि मैं इस इलाके से कोई नया नहीं हूं, लगभग 8 बार चुनाव लड़ा हूं लोकसभा का और एक कॉमन दानापुर क्षेत्र रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चुनाव हारा भी हूं 3 बार, 5 बार ही इलेक्ट हुआ, मगर कभी भी दानापुर की जनता ने हमको नहीं छोड़ा है। उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका प्यार मिलता रहा है। तो दूसरी बात यह है कि उसका असर ये है कि आज बहुत 5 साल में विकास का काम विधानसभा के सदस्य के माध्यम से नहीं हुआ, जिसके वजह से 5 साल क्या 20 साल ये पीछे चला गया। यहाँ मूल रूप से जो समस्या है रोड का है, नाले का है, जल जमाव की समस्या है, बेसिक समस्या है। वैसे तो ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। दियारा का इलाका अलग है, ग्रामीण इलाका अलग है और शहरी इलाका अलग है। तो तीनों में 4 तरह के प्रॉब्लम है। तो ये मैंने उसको इकट्ठे मैं कह सकता हूँ कि मेरी प्राथमिकता होगी, पहले भी रही है, कि यहाँ नाले का निर्माण जो नहीं हो सका है, जिसके वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, उस नाले का निर्माण कराऊंगा, जल जमाव से मुक्ति दिलाने का काम करूंगा, रोड सड़क को भी प्राथमिकता देने का काम करूंगा। प्राथमिकताओं के साथ चुनौती भी है। चुनौती तेजस्वी यादव की ओर से है कि वो रोजगार की बहार लाने की बात कर रही हैं। माई बहन योजना के तहत बहुत सारे ऐसे दावे कर रहे हैं वो जो लुभावने लग रहे हैं सुनने में, देखने में। क्या लगता है आपको कि बुनियादी समस्याओं के बीच उनका ये वादा दावा ज्यादा लुभावना लगता है लोगों को, वोटरों को? देखिए, 2005 के पहले उस सरकार में मैं भी था, मैं इसको स्वीकारता हूँ। और 2005 के बाद जब नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार एनडीए के बनी, व्यापक पैमाने पर बदलाव हुआ। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, रोड नहीं थे, बिजली नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या थी, तत्कालीन इसको प्राथमिकता देते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत विकास, आप देखती होंगी, आप घूम रही हैं पटना में, आसपास में भी जाइए, सड़क आपको चारों तरफ मिला। सड़क मतलब अच्छी सड़क मिलेगी, 4 लेन 6 लेन, जिससे एक दूसरे स्थान पर आसानी से लोग जा सकें। केंद्र सरकार का भी बहुत सहयोग रहा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहयोग किया। तो ये समस्या जो मूल रूप से था उसके तरफ अनवरत प्रयास किया है। और खास तौर पे आप रोजगार वाली बात पे नहीं, मैं आ रहा हूँ यादव जो बड़ी बातें कर रहे हैं, नौजवानों को ज्यादा लग रहा है अट्रैक्टिव कि रोजगार की बात करें, नौकरी की बात। मैं थोड़ा विस्तार में चला गया। वहां जब
सरकार थी 15 साल तक थी तो रोजगार का अवसर क्यों नहीं मिला? आज जो इतनी बड़ी समस्या हो गई है बेरोजगारी का, उसमें बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, सब लोगों ने इसके तरफ बिल्कुल ध्यान देने का काम नहीं किया। और हम दावे के साथ ये कह सकते हैं नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉ एंड ऑर्डर में तो कहा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा रोजगार में फोकस किया और लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी देने का काम किया। अगले 5 साल में जब हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। क्योंकि हम जो कहते हैं सो करते हैं, वो जो कहते हैं कभी नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया। अब बीजेपी के लोग ये क्यों नहीं खुल के कह पा रहे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? किसने कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे? होंगे, ये भी तो कोई खुल के नहीं कह रहा ना। कौन? ये भी होंगे, वही होंगे। मैं उनके नेतृत्व में सरकार बन रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव चल रहा है, स्वाभाविक तौर पर वही नेता हैं हम लोगों के। तो इसको क्यों इसको फोड़ने की कोशिश की जा रही है, भड़काने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया इंटैक्ट है और सब एक दूसरे में बहुत मजबूती के साथ तालमेल किए हैं और जो विनाशकारी तत्व है उसको आने नहीं देंगे। जो अंधकार में था, बहुत मुश्किल से ये प्रकाश में आया है बिहार, उसको अब दोबारा कोई नहीं, उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, आप आरजेडी में भी एक बात और मैं बताता हूँ, आप कहते हैं कि हर घर में नौकरी देंगे सरकारी, कुल मिलाकर के 20 से 25 लाख सरकारी नौकरी बिहार में उपलब्ध है और 3 करोड़ लगभग घर है। इज इट पॉसिबल कि 3 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे देंगे? जो पढ़े लिखे लोग समझते हैं कहाँ से पैसा लाएंगे? अगर नौकरी है तो पैसा कहाँ है? तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा बिहार की जनता। कह रहे दे के दिखाइए, सरकार बना के दिखाइए, दे के दिखाते हैं नौकरी हम। खैर, इस पे आएंगे हम, लेकिन आप चूंकि आरजेडी में भी रह चुके हैं, एसआईआर का मुद्दा बहुत गरमाया, आपने भी देखा। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि देश के कई बाकी राज्यों में भी हम एसआईआर करवाएंगे। तो लगता है आपको कि एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में, वोट चोरी का, एसआईआर का, जिसको बनाने का प्रयास किया गया राहुल गांधी की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से? कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए भड़का रहे थे राहुल जी। वो इश्यू बना, कोई चर्चा भी नहीं करेगा। आप आई हैं, आप किसी गांव, किसी मोहल्ले में पूछिए कि आपका नाम काट दिया गया, आपका नाम नहीं है, एक आदमी आपको खड़ा होकर नहीं बताएगा कि हमारा नाम काटा गया, हमारे साथ बेइंसाफी की गई। हाँ, वो लोग जो देश के बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, घुसपैठिए जो लोग हैं, बांग्लादेश के माध्यम से या प्रवास करके और हमारे देश के हक को लेना चाहते हैं, हमारी रोजी रोटी में बदलना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हम तो ऐसे लोगों पर नजर रखेंगे और उनका ख्याल रखें। आप आरजेडी में भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव का एक पोस्टर बड़ा चर्चा में आजकल आया हुआ है, उनके पार्टी दफ्तर के बाहर लगाया गया है, इस पे लिखा गया जन नायक तेजस्वी यादव। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो लालू यादव की विरासत थी उसको कैरी कर लिया है अब तेजस्वी यादव ने। हंस रहे हैं। जन नायक हो ही नहीं सकते। जन नायक तो एक ही आदमी थे, जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश ने। उनका ही वही जन नायक है, वही हैं। दोबारा कोई बिहार में अभी तक जन नायक तो नहीं बना है, तो ये कहाँ से बन पाएंगे? तेजस्वी जी हंस रहा होगा, लोग हंस रहे होंगे, लोग हंस रहा होगा, बिल्कुल हंस रहा होगा लोग। उनके लोगों ने तो कह दिया कि वो राहुल जी जो बात है, तो उनको बोल दिया जन नायक है। अरे वो खलनायक हो सकते हैं, जन नायक कहाँ से होंगे? सब खलनायक है, सब खलनायक है। अच्छा, एक चीज और, प्रशांत किशोर बड़ा इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं। लगता है आपको कि बिहार में जो तीसरी बड़ी शक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं, तीसरा विकल्प, वो बन जाएंगे इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर? अरे कुछ नहीं होगा भाई, सीधी लड़ाई है। ये एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, इन दोनों में साफ साफ लड़ाई दिख रहा होगा और कोई तीसरी शक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर जी ये जरूर प्रयास कर रहे हैं, अभी हाल की पार्टी है, वो अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ाने का काम किए हैं। कम से कम एक क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता बन जाएगा। वो कहाँ तीसरी शक्ति या चौथी शक्ति में बनने वाले हैं? कुछ नहीं हुआ। सीटें दे रहे हैं आप वैसे इस बार एनडीए को और आरजेडी को, महागठबंधन? मैं समझता हूं कि 200 पार होगा। 200 पार होगा एनडीए को? हाँ। अच्छा, और महागठबंधन को? अब 200 पार हो जाएगा
तो आप हिसाब से देख लीजिए, 43 है। चौथाई भी नहीं दे रहे हैं आप। नहीं होगा भाई, अंडर करंट है, आपको जो दिख नहीं रहा है वो है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार इनकम्बेंसी भी तो कोई चीज होती है सरकार के खिलाफ। यही तो है कि 20 साल तक एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुआ, और आज भी भरोसा जनता को नीतीश कुमार पर ही है। जो परेशानी झेला है जनता बिहार का, उस परेशानी में कोई नहीं जाएगा भाई। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ही सही है कि दोबारा उनकी सरकार को, जो सरकार को मतलब महागठबंधन की सरकार को कोई मौका नहीं देगा। तेजस्वी जी को कोई मौका नहीं देने जा रही बिहार की सरकार। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम जो घोषणा करने की सोचते हैं, हम जो कहते हैं, ये लोग नकल कर लेते हैं उसकी, लेकिन बिहार की जनता समझ गई है। युवा चेहरा, युवा नेता, युवा नेता। बिहार के चेहरा समझिए तो फील्ड में ही है। अभी बहुत कम दिन में नतीजा चल जाएगा कौन बिहार का चेहरा है। मात्र हफ्ते भर के बाद वोटिंग होनी है फर्स्ट फेज की, 8-9 दिन बचे हुए हैं। राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि दिखाई नहीं दिए वोट अधिकार यात्रा के बाद। क्या कारण समझ पा रहे हैं आप? ये स्ट्रेटजी है कांग्रेस की या फिर दूरी बिहार से? राहुल गांधी समझ गए हैं कि बिहार में हम आने वाले नहीं हैं। पहले ही उनकी कई जगह बेइज्जती हो चुकी है, तो फिर बेइज्जती कराने के लिए क्यों आएंगे बेचारे? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, विपक्ष के नेता हैं, अपना दुर्दशा क्यों कराने आएंगे? तो समझ गए कि हम वहाँ कुछ होंगे नहीं, और उनकी पार्टी तो कहीं एक आदमी सीट आ जाए तो बहुत है। अच्छा, लेकिन बीजेपी में जो है सीटों को लेकर के लास्ट तक जीतन राम मांझी का दुख दर्द बाहर आता रहा, लास्ट तक सीटों को लेकर गुस्सा जो है वो दिखाई देता रहा। आपको लगता है कि अब सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है, सब खुश है? सब ठीक है। जीतन राम मांझी या कोई भी जो इलाई पार्टनर हैं, सब लोगों की सहमति बन गई। दिल्ली के नेतृत्व ने सब लोगों को मिल बैठ करके सोल्यूशन निकाल दिया। आपस में जब रहते हैं कुछ होते रहता है, परिवार में ही होता है, तो पूरा का पूरा एक परिवार हो गया है। और एक परिवार एनडीए पूरी मजबूती के साथ सब एक दूसरे के कैंडिडेट को जिताने के लिए, हम एनडीए कैंडिडेट है, हम भाजपा का नहीं कैंडिडेट है, सिर्फ एनडीए, और एनडीए के लिए सब लोग लगा हुआ है। अभी मैं जिस घर में गया था, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये लोजपा का भी है। सुनील कहाँ गया? मुझे झंडे दिखाई लोजपा, चिराग पासवान के देखिए ऊपर झंडे। सब लोग है। एनडीए कार्यकर्ता है। और ये पूरे के पूरे मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, और कौन होंगे? कंफर्म है आप? अरे कंफर्म तो ऊपर करेगा ना भाई, यानी कि अभी ऊपर से तय होना बचा हुआ है। हो जाएगा, सब मान के चल रहा है। हाँ, कब हो जाएगा? चुनाव के बाद? अब आने वाले वक्त में हो जाएगा ना, अब तो चुनाव हो ही रहा है ना, उसके बाद ही ना होगा। लोग तय करेंगे कि तय हो चुका है, अब क्लियर नहीं कर रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे। नहीं, खुल के क्या बोलेंगे? उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वही नेता है। जो नेता होता है वही ना मुख्यमंत्री होता है। आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव होगा, किनारे कर देंगे, फिर बैठ के तय कर लेंगे मुख्यमंत्री। आरजेडी वालों का घबराहट है मैडम, वो परेशान हैं। उनको क्यों चिंता है? हमारी अपनी चिंता करें ना। अभी उनका जो गठबंधन का जो सीन था कि नॉमिनेशन सब लोगों ने कर दिया, हमारे सीट पर आपने कर दिया, हमारे सीट पर, उनके सीट पर हमने कर दिया, ये नजर आया होगा आपको। तो महागठबंधन में ही महालठबंधन हो रहा है, तो क्या करेंगे वो? जनता समझती है इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब कुर्सी के लालच में सरकार बनाने की सोच रहे हैं, सिर्फ सरकार बनाने की सोच रहे हैं। हम जनता के भलाई के लिए सरकार बनाने की सोच रहे हैं। अंतर यह है, परिवार के तक सीमित है और ये पूरे बिहार तक सीमित है, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो देखिए रामकृपाल जी यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम इनको चुनाव प्रचार के साथ छोड़ देते हैं यहीं पर। लेकिन देखिए बिहार के चुनाव में कुछ जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो यहाँ पर, उसमें दानापुर भी शामिल है। और दानापुर में देखिए चुनाव प्रचार कैसे हो रहा है, लंबा रेला जो है कार्यकर्ताओं का दिखाई दे रहा है। एनडीए के आपको झंडे दिखाई देंगे, लोजपा के भी, बाकी अलग अलग दलों के भी पीएम मोदी के कटआउट्स हैं। और बिहार में 8-9 दिनों के बाद ही वोटिंग होनी, और वोटिंग के पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर चल रहा है। हालांकि देखना यह होगा कि जो दावे अपनी अपनी ओर से किए जाते हैं, किसके दावों पर बिहार की जनता अपनी ओर से सहमति की मुहर लगाती है।